बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जोनो एंड द पीकॉक जो ड्रामा है इसके पहले एक्ट की समरी और इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे। द सीन ओपन्स ऑन अ 2-room अपार्टमेंट इन अ टेनेंट हाउस इन डबलिन। There is the picture of the Virgin Mary, below which hangs a ball containing a floating votive candle. Furnishings and other belongings are sparse, consisting of a dresser, a small bed, a fireplace, a box of coal, an alarm clock, a bath, a table and chairs, a teapot, a frying pan, a few books, and a long-handled shovel. तो ये सारे उस घर के मुख्तलिफ़ किस्म के जो आर्टिकल्स हैं वो पड़े हुए हैं और ये जो सारा कुछ है सजेस्ट करता है कि एक हम्बल जो एक घर है, घराना है उसको। वैसे मुझे इस सारा कुछ में जो चीज़ पसंद आई है वो है कि इस उसरत और गुर्बत के बावजूद उनके घर में चंद किताबें पड़ी हुई हैं। तो इस एक जो स्टेज की इंट्रोडक्शन है सेटिंग की, प्लेस की, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि डबलिन की एक स्लम्स की टेनेंटमेंट है, वहाँ का एक हम्बल सा घर है, वो दिखाया गया है। The act opens with Jono Boyle and her daughter Mary discussing the murder of their neighbor Mrs. Tancred's son. ये हम बात जानते हैं कि टैंक्रेड का, जैसे हम ब्रीफ समरी में पहले से डिस्कस कर रखी चीज़ें, कि जो टैंक्रेड है उसका जो बेटा है वो एक एम्ब्यूश में उसका मर्डर हो चुका है और they are discussing this very thing written up in the morning paper and they are discussing the news of a newspaper. Mary's brother Johnny, a thin, pale and fearful, irritably tells them to stop reading and leaves the room. ये खबर सुन के जो उसका भाई है और उनका बेटा जोनो का और मैरी का भाई जॉनी, वो जो कि पतला सा, कमज़ोर सा, पेल और फियरफुल किस्म का बंदा है, वो बहुत इरिटेट होता है। इस बात को हम फोकस में रखेंगे माइंड में कि वो इरिटेट होता है इस खबर के ऊपर। टेल्स देम टू स्टॉप रीडिंग एंड लीव्स द रूम, उनको कह के चला जाता है। हम ये बात जानते हैं, बाद में डिस्कस होगी, लेकिन हम पहले से भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो जॉनी था, इसने कोई एक खबर जो थी वो लीक की थी उसके कत्ल में कहीं ना कहीं इसका हाथ मौजूद है मर्डर के अंदर, चूँकि ये हालांकि ये लोग कॉमरेड्स रह चुके हैं, ये सारी उस तरह गोरिल्ला वॉर हो रही है उसमें, फिर भी जोनो आस्क्स इफ़ हर हस्बैंड कैप्टन जैक बॉयल जिसका नाम है हैज़ कम इन येट, शी टेल्स मैरी he'll have to go without breakfast if he doesn't come in soon. For he is afraid he will invite his friend Joxer Daly in to share his tea if she leaves. तो ये आपको मिस्टर जो जैक है, कैप्टन जैक, उसका इसने खुद साख्ता कैप्टन जैक बना हुआ है ये, और अपना सी फॉरर डेज की किस्से भी सुनाता रहता है, गप्पी सा आदमी है। और हालांकि इसके बारे में ये है कि ये एक दफ़ा ही कभी ये किसी सफ़र पर गया है, वैसल के ऊपर सफ़र में, समुद्री सफ़र पे गया, लेकिन अपने आप को ऐसे पेश करता है, ऐसी बातें सुनाता है जैसे कि हमेशा इस समंदर के ऊपर सफ़र करता रहा हो, ये वो सारा कुछ। तो कहती वो अभी नहीं आया और उसको कहती कि तुम्हें ब्रेकफास्ट के बगैर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आया तो उसने अपने साथ उसका दोस्त जो है जॉक्सर डेली, तो वो उसको शेयर करेगा टी, और इफ़ शी लीव्स, अगर वो चली गई तो। She complains that he has already worn out his health insurance and will soon be out of unemployment. Yet he is always singing. कि मतलब अजीब तबीयत पाई है, परेशान है ये उसकी बीवी, कि उसने अपनी सारी जो हेल्थ इंश्योरेंस थी वो भी उड़ा दी है और उसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उससे भी निकल नहीं पा रहा है। येट ही इज़ ऑलवेज सिंगिंग, लेकिन फिर भी वो खुशबाश, कोई फिक्र ही, कोई टेंशन कोई नहीं, क्या बनेगा। मैरी सीम्स अनपर्टर्ब्ड, trying a ribbon around her head and musing about which color to wear. और इस सारे घर के हालात ख़राब हैं, हैंड टू माउथ से भी आगे फिंगर टू माउथ होते जा रहे हैं ये लोग, बल्कि फिंगर टू लिप ही होते जा रहे हैं। लिप से भी अगर आप थोड़ी सी सख्ती का, तो फिंगर टू नोज़, सूंघने तक ही काम चला गया इनका खाने को। लेकिन उधर जो मैरी है
वो अपने रिबन्स ट्राई कर रही है म्यूज़ करते हुए। उसको इस घर की, उसकी माँ की इस परेशानी से कोई जैसे कोई टेंशन नहीं हो रही। वो अपनी जो रेवेलरीज हैं, मेंटल रेवेलरीज, उनमें उलझी हुई है। हर मदर कंप्लेन्स अबाउट हर बीइंग ऑन स्ट्राइक एंड दस नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द हाउस होल्ड, बट मैरी इंसिस्ट दैट अ प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल। कहती है, उसने कहा कि तुम ऑन स्ट्राइक हो, तो वो इस बात का जवाब, और कुछ तुम हाउस होल्ड में जिसमें रह रही इनके साथ, उसमें कोई कंट्रीब्यूटिंग कर रही या कर पा रही, तो उसके जवाब जो देती है मैरी, कहती है कि प्रिंसिपल इज़ अ प्रिंसिपल, असूल असूल होता है, करके उसने अपनी इस फरागत को जस्टिफाई किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉनी री एंटर्स, जो चला गया था खबर की बात पे। ही वॉक्स विद अ लिम्प, तो हम देखते हैं कि वो लिम्प करता हुआ अंदर आता है। हैविंग बीन शॉट इन द हिप ड्यूरिंग द ईस्टर वीक रिबेलियन एंड ही हैज़ आल्सो लॉस्ट एन आर्म। ही इज़ अपसेट that Mary is leaving the house since he doesn't want to stay home by himself। वो अजीब एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार आदमी है। वो खुद से घर में नहीं रहना चाहता और उसको जाने नहीं देना चाहता। Jono reminds him that his father will be home soon, but Johnny counters that his father hates to be asked to do anything। उसका बाप जो हमेशा का एक निकम्मा आइडल और कामचोर किस्म का बंदा है, उसके बारे में बताता है कि वो इस बात से नफरत करता है कि कोई उसको यानी कि इसके बाप को, मिस्टर जैक जो है, उसको कोई काम करने का बोले तो। जेरी हाँ जी, he asks if the candle in front of the picture of the Virgin Mary is still lit and Jono reassures him that it is। तो ये जो कैंडल बिफोर द पिक्चर ऑफ मैरी दैट इज हैंगिंग ऑन द वॉल exhibits or signifies that he is hoping for something good, he is seeing a light at the end of the tunnel। तो वो एक उम्मीद का यहाँ पर सिंबल हमारे सामने बन जाता है। जेरी डिवाइन, a young man enters and Mary hurries out। वो आता है घर में और इधर से मैरी चली जाती जल्दी से। He reports that the father Farrell has offered Boyle a job, but Boyle is still out drinking with his friend Joxer। उसने उसके नाम पे उसको एक जॉब ऑफर की है फादर फेरल ने, लेकिन वो जो मिस्टर बॉयल है वो घर से बाहर है अपने दोस्त बॉक्सर के साथ। वो वहाँ पर ही इज़ हैविंग अ लिटिल बिंज विद हिम। Jerry rushes out to find him and Juno complains that her husband will deliberately miss the job। तो वो भागा जाता है उसका बेटा जो जेरी है, दूसरा बंदा, कि जाके मैं उसको लेके आऊँ कि तुम्हारे लिए जॉब आई है, तुम जॉब कर लो, काम कर लो। लेकिन उसकी बीवी उसको जानती है। वो कहती है कि ये जानबूझ के लेट आएगा ताकि वो डिलिबरेटली, दानिस्ता, जानते बूझते, इंटेंशनली वो जॉब को मिस कर दे। मैं बाद में कहूँगा हो मैं लेट हो गया, मुझसे आया नहीं गया, ये वो सारा कुछ। Boyle and Joxer can be heard coming up the stairs। तो इतने में हमें आवाज़ आती है बाद में उनको आते हुए। while Boyle singing, जबकि बॉयल जो गाता, उसको कोई फिक्र ही नहीं, घर के हालात ख़राब हैं, बेटे को ज़ख्मी हो चुका है, डिसेबल्ड है इस वक्त, और बेटी ऑन स्ट्राइक है, बीवी है बेचारी परेशान, वो क्या कुछ करे। वो आराम से गाता, बाहर से शराब पीता आ रहा है और अब गाते हुए घर में दाखिल हो रहा है। Juno sits on the bed with draperies hiding her from the view of the newcomers। तो Boyle invites Joxer inside। वो जो उसका दोस्त जिसके साथ बाहर से है उसको कह रहा आ जाओ अंदर। Reassuring him that the Jono has left। उसको लगता है कि जोनो चली गई है, तुम भी आ जाओ। He grumbles that Jono is always complaining। तो और इस बात पे बड़ा वो नाखुश होता है कि हर वक्त इसकी बीवी शिकायत ही का उसका ही पीटती रहती चीज़ें। एंड जॉक्सर एग्रीज दैट दिस इज़ अ हार्ड थिंग टू पुट अप विद। कहते हैं ये बड़ा मुश्किल काम है, तुम्हारी भी हर वक्त कंप्लेन करती रहती है। ये वो बंदा है ना कि एक बंदा था, उसकी बीवी कहता है यार मैं बड़ा परेशान हूँ, तुम्हारी भाभी यानी मेरी बीवी अक्सर आए दिन मुझसे कभी 5,000 ले लेती है, कभी 10,000 पैसे लेती रहती है। तो दूसरा इसी तरह का जो नशईसा था, कहता है यार वो इतने पैसे करती क्या है। कहता है पता नहीं, मैकड़े के देते ने। यानी ये खुद कुछ करते नहीं, जो उनको रियलाइज एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ करो, उनको भी वो इनको बुरा लग रहा है। बॉयल ऑफर्ड जॉक्सर अ कप ऑफ टी
एट दिस पॉइंट जोनो मेक्स हर प्रेजेंस नोन, वो निकल आती सामने आ जाती है। शी सरकास्टिकली ऑफर्स जॉक्सर एंड एग एज वेल, कहती है अंडा भी दूँ साथ, बना दूँ ऑमलेट वगैरह या फ्राई कर दूँ। फ्लस्टर्ड ही सेज ही इज़ इन अ हरी, वो थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ, थोड़ी सी गैर तो मौजूद है, कहते नहीं मैं थोड़ा जल्दी जाना है, नहीं तो मैं ज़रूर खाता, दफ़ा हो जाता है। बॉयल एंड जॉक्सर बिगिन टॉकिंग ऑफ विजिटिंग द foreman of a job to start working. Jono expresses her disgust for the shred and chastises her husband for his laziness. उसकी सुस्ती के ऊपर, उसने सुस्ती के ऊपर पता नहीं कितनी बार सलवातें सुन रखी हैं, लेकिन उसके ऊपर असर कोई नहीं होगा इन चीज़ों का, ना होता है। उसने अपनी खाल जो है बहुत मोटी कर ली इन कामों से। She complains that everyone calls him captain when he only once went out on the water. इसमें भी शोखी मार रहा है कि लोग मुझे कैप्टन कहते हैं, नाम ही पड़ जाता है, जैसे कई बच्चों का नाम है डीसी, बचपन से फौजी कहने लग पड़ते या कुछ ऐसा, तो कहता है कि मुझे लोग कैप्टन कहते हैं, मैं इतना ज़बरदस्त, एक दफ़ा गया हूँ उसके ऊपर सी फारिंग पे ऊपर, लेकिन पीपल कॉल मी और पीपल एड्रेस मी एज कैप्टन। जोनो आस्क बॉयल इफ ही सॉ जेरी, कि तुम्हें जेरी मिला रास्ते में। शी कंप्लेन्स दैट ही वॉज इन अ पब। बॉयल स्वीयर्स ही वॉज नॉट, वो कितने इत्तेमाद से हैं, कसम खा कहती है तुम उधर थे, गए हुए थे, पब में गए हुए थे, और ये कहता है कि नहीं, नशइयों की झूठ तो ऐसे ही होते हैं ना फिर अपने को छुपाने के लिए। व्हेन शी अर्जेस हिम टू ईट ब्रेकफास्ट, बॉयल प्राउडली काउंटर्स, आई हैव नो ब्रेकफास्ट, यूज कैन कीप योर ब्रेकफास्ट, आई हैव अ लिटिल स्पिरिट लेफ्ट इन मी स्टिल। तो वो उसने बड़े आगे से एक मतलब एहसान जताने वाले अंदाज में और थोड़े से कंप्लेनिंग वे में ये बोला है, आई हैव नो ब्रेकफास्ट। यूज़, ये आयरिश अंदाज में यू को यूज़ भी कह लेते हैं, वो थोड़े से लैंग्वेज को बिगाड़ के लोकल अंदाज में, यानी यू की प्लूरल फॉर्म भी यू है लेकिन ये यूज़ बोलेंगे। यूज़ कैन कीप योर ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट अपने पास रखो। आई हैव अ लिटिल स्पिरिट लेफ्ट इन मी स्टिल, अभी मेरे अंदर कुछ कहता है मौजूद है स्पिरिट। जेरी re-enters and confirms that Boyle was lying, वो बता देता कि झूठ बोल रहा था। Since the foreman in Foley's pub told him Boyle had left just 10 minutes earlier, क्योंकि वहाँ का जो फोरमैन था उसने बताया कि 10 मिनट पहले ये वहाँ से गया, उसका पता करने गया हुआ था। Rather than confess or apologize, Boyle complains about being watched all the time. ये ऐसा घटिया आदमी है कि अपना शर्मिंदा हो या उस बात को मान ले या उस पर माजरत करे, उल्टा इनके ऊपर कहता है तुम लोग सारा दिन मेरी ही अपना चौकीदारी करते रहते हो, मेरी राखी रखी हुई तुम लोगों ने, हर वक्त मुझे सुपरवाइज कर देखते हैं, मॉनिटर करते हो किधर गया किधर नहीं। जेरी डिलीवर्स हिज न्यूज़ दैट ही कैन हैव अ जॉब इफ ही गोज टू रेथ माइंस, वो बताता है कि तुम्हें जॉब मिल सकती है अगर तुम रेथ माइंस चले जाओ। एंड बॉयल कंप्लेन्स ऑफ सडन पेन इन हिज लेग दैट ही वुड मेक इट हार्ड फॉर हिम टू वर्क। अचानक उसको ख्याल आता है कि मेरी तो टांग ख़राब है, उसमें दर्द होता है, और वो इस बात के ऊपर कहता है कि मैं तो काम नहीं कर सकूँगा, मेरी दर्द ना होती तो मैं ज़रूर जाता वहाँ। बॉयल गोज़ इनटू द बेडरूम टू चेंज हिज वर्क पैंट्स एंड जोनो लीव्स फॉर वर्क। बीवी वाला जो फंक्शन है, रोल है, वो ये कर रहा है बॉयल, वो अपने घर में अंदर कमरे में चला गया, ही विल चेंज हिज पैंट्स एंड ऑन द अदर हैंड हर वाइफ लीव्स फॉर वर्क टू अर्न समथिंग। Jerry speaks with Mary, telling her that he will likely to be elected secretary of his union and explaining how well he could support her. Mary has no interest and asks him to let go her. उसको कोई इंटरेस्ट इस बात के अंदर, उसको कहती है मुझे जाने दो, और shouting when he refuses, चीखती है जब उसको वहाँ पे रोकता है वो। Boyle reappears and asks what all the हिला अबेलू इज़ अबाउट, कहते हैं ये क्या हलचल है, क्या हो रहा है। मैरी एंड जेरी एग्जिट चले जाते हैं। बॉयल कंप्लेन्स अबाउट चिल्ड्रन नॉट केयरिंग अबाउट देयर पेरेंट्स एनी मोर, और वो रोना लेके बैठ जाता है। ये ऐसे जो निकम्मे लोग होते हैं, सुस्त हड हराम किसी के पास, इनके पास शिकायतें होती हैं, दूसरों को इस खास शिकायतें कर करके अपनी सुस्ती को जस्टिफाई करने के लिए। बच्चे माँ बाप का वो केयर या ख्याल नहीं करते जो पहले करते, ये वो। डिस्पाइट हिज बोल्ड वर्ड्स, Boyle puts the breakfast sausage on the pan to cook and starts to sing. Steps are heard on the stairs and he hides the pan under the bed.
वो उसको छुपा देता है। बट अभी ये कह रहा था कि मैंने नाश्ता नहीं करना, रखो अपना नाश्ता अपने कोड। नो, अब सारे चले गए तो पीछे से काम शुरू कर दिया। बट इट इज़ ओनली अ मैन आस्किंग इफ ही वांट्स अ स्विंग मशीन। स्विंग मशीन बेचने वाला आता है, पूछता है। बॉयल कंटिन्यूज टू कुक हिज ब्रेकफास्ट एंड सिंग बट इज इंटरप्टेड अगेन बाय थंडरिंग नॉकिंग एट द स्ट्रीट लेवल डोर। तो वो जो गली का दरवाजा के ऊपर बहुत ज़ोरदार किस्म की दस्तक होती है, तो वो फिर रुक जाता है। जॉनी fearfully asks who is it। तो वो जो बेटा है इसका, वो दस्तक से ही डर जाता है, उसको टेंशन रहती है हर वक्त कि कोई आ ना जाए, जैसे वो कोई किसी एक रिमोट किस्म के फियर में, टेरर में गिरफ्तार है। वो अफ्रेड टू लुक बट बॉयल सेज इट्स अ मैन विद अ ट्रेंच कोट हु इज गोइंग अवे। ट्रेंच कोट लंबा सा जो कोट है, तो उसके साथ वो जा रहा है, और वो कहता है कि वो जा भी आगे रहा है। बॉय इनवाइट्स जॉक्सर टू स्टे फॉर टी। उसको बुलवाता है कि मेरे साथ आओ चाय पिए। जॉक्सर इज अफ्रेड दैट जूनो माइट रिटर्न। लेकिन जो जॉक्सर है उसको डर है इसकी बीवी आ जाएगी। बट बॉयल कन्विंसेस हिम if he did he could climb out the window and hide on the roof। अगर वो आ गई ना, जिस दौरान ये वहाँ पे गप्पे मस्तियाँ कर रहे होंगे, क्या तुम ऐसा करना कि विंडो से चढ़ के छत पे चले जाना से गुजर के। जॉक्सर agrees to stay and the two speak briefly of books inspired by one of Mary's on the table। किताबों के बारे में बात करते हैं, मैरी की किताब पढ़ी हुई है, वहाँ पर एक किताब को वो उसको डिस्कस करें थोड़ा सा। बॉयल टेल्स जॉक्सर ऑफ द जॉब ही इज गोइंग टू। तो वो अपनी उस जॉब के बारे में बताता है जो कि उसको ऑफर होती है, और वो ये भी बताना जहाँ शौकी मारे मुझे ऑफर हुई है, ये वो सारा कुछ। जॉक्सर सेज इट्स गुड न्यूज़ बट बॉयल रिमाइंड्स हिम ऑफ द पेन्स इन हिज लेग्स। बताता है लेकिन यार मेरी टांगों में दर्द है, दर्द ना होता ना मैंने काम शुरू करना था। द टू कंप्लेन अबाउट जेरी डिवाइन, फादर फेरल एंड द क्लर्जी, with Boyle arguing that it is no way to reward Johnny for his service to his country by making his father work। तो कहता है कि तुमने कोई मुल्क की खिदमत नहीं की, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप को काम करना पड़ा, तुम्हारी काम की एज थी। ये भी एक अपनी उसने अच्छा जवाब ढूंढा हुआ है अपने इन एक्शन का। A coal vendor's voice can be heard selling coal blocks as Boyle and Joxer reminisce about Boyle's fictitious days on a ship। तो यहाँ पे बैठ के इन्होंने गप्पे कंकॉक्शंस खुद से ही क्रिएट की हुई। जब मैं गया था वहाँ पे समंदर पे फलां इलाके में, तो वहाँ पे मैंने ये किया वो किया। अब इसने गप्पे सुनाना शुरू कर दिए। द टू हियर फुटस्टेप्स नियर द डोर, बॉयल फ्रेंटिकली ट्राइज टू हाइड एवरीथिंग एंड जॉक्सर रशेस टू एस्केप आउट द विंडो। अब ये इतने बुजदल से भी हैं, एक तरफ ये अपने सुना रहा है सी फेयर डेज के वाक़यात के, मैंने तब ये किया वो किया। दूसरी तरफ वो डोर स्टेप्स पे अब इसको आवाज़ है, इसको लगा कि मेरी बीवी होगी, तो जल्दी से हमने सामान सीधा करना शुरू कर दिया, साथ ही बुजदल बन गया। एक बंदे ने ज़ोर ज़ोर से किसी घर का दरवाज़ा खटखटाया, तो कहता है कि उसने कहा है गुजर जाओ, आ जाओ अंदर। कौन है? तो कहता है शेर खान। तो कहता है आ जाओ अंदर, आते क्यों नहीं? कहता थोड़ा कुत्ता खुला है जी। नाम शेर खान, कुत्ते से डर के अंदर नहीं आ रहा। तो ये नाम बातें इसकी सी फॉरर डेज की हैं, समंदर की, और क्या है कि बीवीज़ के डर से वो सारा कुछ। इसका मतलब है अगर इसके अंदर खौफ मौजूद है अपनी इस सारा कुछ के, इसका मतलब है कि वो जानता है कि ये इसका फ़र्ज़ है काम करना। ही इज़ द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस, लेकिन ही इज़ नॉट डूइंग हिज जॉब, देयरफॉर ही इज़ अफ्रेड ऑफ हिज वाइफ। इसलिए इसको फिर डर, अगर ये अपना काम करता फिर इसको बीवी से डरने का कोई जवाब से इसको कॉन्शियस ना होता। So Boyle frantically tries to hide everything and Joxer rushes to escape out the window, but it is only the coal vendor। लेकिन बाद में कौन निकलता है? वही कोयले बेचने वाला। Asking if they want any coal, Boyle asserts that he's had enough of following Jono's orders। कहता बस बहुत होगी, बहुत बीवी के हुक्म मान लिए मैंने, बात बस अब इससे ज़्यादा नहीं। Today Joxer, there is going to be issued a proclamation by me establishing an independent republic and Juno will have to take an oath of allegiance। कहता आज से मैं अपनी आज़ादी का ऐलान करने वाला हूँ और जूनो को मेरे इस आज़ादी के को एहतराम करना होगा। यानी इसने बगावत का ऐलान कर दिया अपनी बीवी के ख़िलाफ़, ऐसे अपने शोही में आके गप्पे मार रहा है।
Jono's voice can be heard outside and Joxer throws himself out the window. इस दौरान उधर से उसकी बीवी की आवाज़ आती है और जॉक्सर जो है अपने आप को छलांग लगा के खिड़की से बाहर निकल जाता है. When Jono enters, Boyle denies her assertions that he and Boxer had been together. झूठ बोलता है कि बॉक्सर आया था. वो कहती बॉक्सर आया था, जॉक्सर आया था. कहता है नहीं, वो तो आया नहीं यहाँ पे. She tells him to smarten himself up as a visitor is coming. कहती है अपना कुछ हुलिया ठीक करो, कोई घर मेहमान आने वाला है. Boyle assumes the visit has to do with another job. उसको लगता है जब मुझे कह रहे हैं कि अपना मुंह हाथ धो लो, लगता कोई और जॉब वाला आ रहा है, तो वो अब गंदा ही रहना पसंद करेगा, कहीं मेरे साफ़ सुथरे होने की वजह से मैं जॉब पे रख ना लें. सो जोनो फसेस टू टाइडी द रूम. जल्दी जल्दी वो बेचारी ऑर्डर में ला रही है कमरे को. मैरी एंटर्स विद चार्ली बैंथम, अ टॉल गुड लुकिंग यंग मैन. एक चार्ली बैंथम, पता है ना, इसके साथ इसकी एंगेजमेंट करती है लड़की और उसके साथ इसका अफेयर था, लव अफेयर था. Boyle and Johnny can be heard humorously as Boyle changes out of his work pants. Jono introduces Johnny to Bentham, boasting of her son's service to Ireland, and then introduces her husband. लेकिन यहाँ पे पहले वो अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवाती है, who has lost his arm and leg during the war for the national cause. और उसके बाद अपने हस्बैंड को, जो कि निकम्मा आदमी, निकम्मे की इतनी इज्जत है. Bentham explains that Boyle's cousin Mr. Ellison had died and that he wished to leave his property only to his second cousin Michael Finnegan of Sentry and to Boyle, his first cousin. He explains that half of the property would be worth between 1,500 to 2,000 pounds. The entire family is ecstatic. They are in raptures that they have got this much fortune. And Boyle claims that he is finished consorting with Joxer. कहता उसके साथ भी मेरी गपशप जो थी कंसॉर्ट करना ख़त्म. With who angrily claims in through the window. The two argue humorously. Joxer exits and Boyle claims he is a new man. अचानक पैसे हाथ लगे, साथ ही कहता मैं कि नया इंसान हुआ, बदल गया, वो काम छोड़ दिया. Singing emotionally to his wife about how dear she is to him. और बड़ा इमोशनली अंदाज में वो अपनी बीवी से को सिंग कर रहा है और उसको बताता है कि तुम मुझे कितनी अच्छी लगती है. अचानक उसका पैसा आया तो सारे उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज लग रही है, आउटलुक भी और इनर लुक भी उसकी. तो ये हमारा पहला एक्ट था. इसकी समरी हमने देखी, उसके जो सेलिएंट इवेंट्स हैं इसमें, जो मेजर, इसमें हमें जो मिस्टर जैक बॉयल है इसकी बारे में पता चलता है ज़्यादातर कि वो एक निकम्मा आदमी है जो काम करने से इसका कोई गर्ज नहीं है, और उसकी बीवी जो है वो सारा घर का गृहस्थी संभाल रही है. और ये कि इस एक्ट की सबसे बड़ी बात ये कि इनके हाथ अब अचानक बहुत ज़्यादा पैसा लग गया फैमिली के, और इसके बाद इनकी चेंजेस क्या आती हैं ज़िंदगी के अंदर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हम देखेंगे. इस एक्ट का हम थोड़ा सा एनालिसिस भी देख लेते हैं. Occasion's plays are slices of life. ज़िंदगी के हकीकत जो है उसको वो छोटे छोटे पीसेस हैं उनको शो करते हैं, rather than intricate stories with their significance resting upon the main characters. In Act 1, we get a good sense of Boyle's character. He is exceedingly selfish. Johnny notes that he hates to be asked to do anything. And when Jerry Devine grabs Mary and she cries for help, all Boyle does is complain about the noise. देखें, somebody is harassing his daughter while he is not disturbed by this very thing, rather he is disturbed by the noise that she is creating there. तो ये उसकी एक इंतहा दर्जे की selfishness का हमें सबूत मिलता है. He lies without remorse and invents pains in his legs to avoid having to work. उसको बिला शर्मिंदगी पेशेमानी झूठ बोलता है, उसको कोई टेंशन नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूँ, और वो झूठ ईजाद भी करता रहता है, इन्वेंट करता रहता है कि जैसे उसने अचानक से कहा कि मेरे टांग में दर्द हो रही है, उसको काम करने का बोला गया. तो बॉयल इज सेट अप इन अपोजिशन टू जोनो. उसकी बीवी के बिल्कुल एक तजाद है ये इसका करेक्टर. हु इज़ अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ वाइल बॉयल ट्राइज टू एस्केप रियलिटी थ्रू ड्रिंकिंग एंड फैंटेसीज ऑफ हिज फॉर्मर लाइफ एज अ सी कैप्टन. Jono faces reality
एंड टेक्स केयर ऑफ हर फैमिली। इस वाला किरदार जो है उसकी बीवी अदा कर रही है, वो रियलिटी को फेस भी कर रही है और उसको रियलिटी अपनी हार्डशिप्स को ख़त्म करने की कोशिश भी कर रही है, जबकि ये अपनी फैंटेसीज के अंदर पास ग्लोरी में खोया हुआ है। द एक्ट आल्सो इंट्रोड्यूसेस द प्लेज मेजर थीम्स। We see that dehumanizing influence of poverty, the tragic effects of war on Johnny, and the futile way in which Mary tries to escape the circumstances of her life through education. We can also see the reflection of Okeshi's life in the play's events. Okeshi was deeply influenced by the 1913 Dublin lockout, in which Dublin employers locked out unionized वर्कर्स फॉर 6 months, तो वो 6 month उनको लॉकआउट कर दिया गया था। Thus the character of Mary likely reflects his union sympathies. ये भी स्ट्राइक पे है तो हमें लगता है कि उसकी यूनियन सिंपथीज जो हैं वो उसके साथ मिलती हैं यहाँ पे। His pessimistic view of the Easter Rising is evident in the character of Johnny, who represents the cost of the rebellion in the terms of the human spirit. वो जो ज़िंदगी का अपना वॉर के जो कॉस्ट है वो आपको इस करेक्टर के ज़रिए मिल रही है, जिसने पेसिमिस्टिक हो चुका है। ही हैज़ लॉस्ट हिज लेग एंड आर्म ड्यूरिंग दिस वॉर। और ये पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ द वॉर जो हमारे इस करेक्टर के ज़रिए सामने आता है। स्टेज क्राफ्ट की अगर बात की जाए, द स्टेज क्राफ्ट इज एक्सपर्टली एग्जीक्यूटेड टू सपोर्ट द प्लेस थीम्स। Clock lies face down on the mantel. Clock is hung on the walls facing the room. Whereas what we see in this drama that the clock is is lying face down on the mantel. वो उसको एक क्या होती है अंगीठी के ऊपर उसको उल्टा रखा हुआ है। ये क्या बताता है कि उनकी ज़िंदगी में वक्त जो है, टेंशन जो है, उनके लिए वक्त अहमियत, उनके सारे वक्त एक जैसे हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है, स्मूथली चल रहा है। स्मूथली मतलब को इनके लिए टाइम एक जैसा होकर रुक गया है। Symbolizing the way the time stands still for the boils. A shovel leans against the dresser, unused due to boils avoidance of work. एक शॉवल जो कुदाल वगैरह या बेलचा सा जो होता है वो अनयूज्ड पड़ा हुआ है, बताता है कि आइडलनेस, इनएक्शन जो है इसका मिस्टर बॉयल का, वो उसका सिग्निफिकेंस है उसकी। द मिरर एंड द बुक्स by Ibsen on the table represent two opposing forces influencing Mary, her vanity and her desire to better herself through the education. देखें वो किताबें पढ़ी हुई इब्सन की किताबें, जो वोमेन एम्पावरमेंट की बात भी आएगी, उसकी वैनिटी भी ज़ाहिर करती है और वो एजुकेशन के जरिए अपने आप को बेहतर करना चाहती है, उनकी रिप्रेजेंटेशन है उसके ज़रिए। Towards the end of the act, we hear Boyle changing clothes is practically in front of the audience of an off-stage convention brought onto the stage. ऑफ स्टेज या कन्वेंशन है ना, चेंजेस जो है ऐसी कपड़े चेंज करना वगैरह, लेकिन ऑन स्टेज लाया गया। इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ ही इज़ ओनली एक्टिंग अ पार्ट इन द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ। असल ज़िंदगी के ड्रामे में उसका किरदार अदा कर रहा है। द प्ले इज ट्रेजाइक कॉमिक कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजिडी। एज वी सी इन द एक्ट 1 इज फुल ऑफ कॉमिक इंसिडेंट्स। द अपीयरेंस ऑफ द स्विंग मशीन वेंडर एंड द कोल वेंडर, जॉक्सर्स हेस्टी रिट्रीट टू द रूफ, Jono's attempt to catch Boyle and Joxer, and the men's mock intellectual discussions about books and the nature of the stars and moon all lighten the mood and make the audience laugh. At the same time, there is an undercurrent of tragedy reflected in Johnny's injuries. He is overwhelming fear when he hears a man knocking in the street and the poverty of the household. Finally, if we talk about the language of the play, language is rich with literary allusions. Jono is compared with the mythical figures of Deirdres of the Sorrow and Kathleen in Howlihan, while Joxer's speech is full of references from literary and oral traditions or जो इधर की आयरलैंड की oral tradition है। The play also provides an excellent reproduction of Dublin speech. जो Dublin speech की जो वर्नैकुलर डायलेक्ट है, एक्सेंट, उसकी आपको यहाँ पर रिप्रोडक्शन ऑन स्टेज मिलती है। वी सी वर्ड सच एज चिज़लर्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए लफ्ज़ यूज़ किया जो बड़ा लोकल और यूनिक आयरिश यूजेज है इस वर्ड की, उसको बोला गया है। केसेस फॉर क्योस एंड ब्रेसेस फॉर सस्पेंडर्स एंड इरेगुलर स्पेलिंग्स रिफ्लेक्ट आयरिश टेनेटमेंट डिवेलर्स यूनिक प्रोनंसिएशन। ये डिफरेंट अंदाज में, कोई चोकला कहता साढ़े पंजाबी, कोई चकला कहता, कोई बच्चों बच्चे न्याणे कहता, कोई उन्होंने
नदान भी कई जगह कहा जाता है, कोई जवाब कहते हैं, ये सारे एक लोकल एक्सेंट डायलेक्ट में आ जाते हैं। इस तरह से आयरिश इंग्लिश को दिखाया गया है, उसकी जो स्लम्स की टीनेंट्समेंट्स की जो लैंग्वेज थी वर्नैकुलर अंदाज में इंग्लिश। There are also comical phrases and metaphorism, malapropism such as Antarctic Ocean, the portmanteau formed by combining the words Antarctica and Arctic Ocean, ये दो लफ्ज़ों को मिला के उन्होंने अपने तौर पे लफ्ज़ बना लिया हुआ है। ये हम जानते हैं कि जो एबे थिएटर था, they were focusing on such things which are Irish, and these things are represented well on stage as well, along with their basic themes of nationalism. So this was our today's lecture on the first act summary and its critical analysis. In the next lecture I will be discussing the second act and its critical analysis. Thank you very much.